हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है वो एक वनरेबल बॉक्स जो कि प्रिपेयर किया गया था फैलकॉन स्पायर नाम के बंदे ने। तो ये एक टाइप का गिव अवे है। यदि आप इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं और रूट एक्सेस पा लाते हैं तो आपको वहाँ एक फ्लैग मिलेगा। उस फ्लैग को आपको क्या करना है, एक डिस्कॉर्ड सर्वर में पेस्ट कर देना है। तो ये जो गिव अवे है वो स्पेशली एक सर्टिफिकेट है, OSCP सर्टिफिकेशन। सो ये OSCP जो है कनेक्ट बाय साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बहुत सारा कोर्सेस है इसके, उनमें से OSCP एक है। तो इस OSCP जो सर्टिफिकेशन है, जो जनरल नॉन एज ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फॉर प्रोफेशनल। ओके, इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप जाने जाओगे, माने जाओगे कि आप वो बंदे हो जिसके पास वो स्किल सेट और माइंड सेट है कि आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो। तो इसका बहुत सारा वैल्यू है इन द फील्ड ऑफ इन्फोसेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। इस सर्टिफिकेट को बहुत चर्चे पे लाता है। आप चाहे तो सर्टिफाई इथिकल हैकिंग का भी कोर्सेस है, तो उस पर जनरली और इसमें बहुत सारा डिफरेंट है। जैसे कि इसका कोई टाइमलाइन नहीं है OSCP के एग्ज़ाम का। यदि आपने एक बार क्लियर किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप OSCP कर, तो ये लाइफ टाइम रहेगा। पर इन द केस ऑफ सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग वाला जो कोर्स है, उस पे आपको क्या है, 3 साल का वैलिडिटी रहता है वो सर्टिफिकेट का। इसके ऊपर बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। और इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। ओके, ये लगभग इंडियन डॉलर के हिसाब से 80,000 90,000 के आसपास होगा, प्लस भी लिखा हुआ। ओके, चेक कर लेना। ये बंदा करीबन 290 OSCP सर्टिफिकेशन का गिव अवे करने वाला है। तो उसके लिए हमको पहले तो इस बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, बॉक्स डाउनलोड करने के बाद एक वनरेबिलिटी या फिर कुछ वे ढूंढना पड़ेगा, कोई वेक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विक्टिम सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सके। एक बार एक्सेस करने के बाद हम लोग को विक्टिम सिस्टम के रूट डायरेक्टरी में रखे गए फ्लैग को लाना है। फ्लैग के लिए हम लोग को क्या करेगा, प्रिविलेज एस्केलेशन, बहुत सारा मेथड है प्रिविलेज एस्केलेशन लिनक्स, उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। एक बार मिल जाए तो फिर खेल खत्म है। तो शुरू करते हैं फिर। तो मैंने पहले से ही मशीन को ऑन कर दिया वर्चुअल बॉक्स में, और उसका IP एड्रेस है मेरे पास। अभी तो हमको सिंपली पहले क्या है, सिंपल nmap स्कैन करना है, जिससे हमको पता चल जाए कि सिस्टम में कौन कौन से सर्विसेज चल रहा है, कौन सा वर्जन है, उसका क्या वर्जन है, और उस पुराना वर्जन में कोई एक्सप्लोट एग्जिस्ट करता है तो उसके थ्रू शायद हम एक्सप्लोट कर सकें। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है अपने पास। यहाँ पर जो मैंने 2 स्विच यूज़ किया, जिसको पता नहीं nmap स्कैन किया है, तो मैं शॉर्टली ब्रीफली बता देता हूँ। nmap स्कैन एक टूल है जिसके थ्रू आप एक नेटवर्क के एक IP एड्रेस के अंदर या फिर कोई सिस्टम के अंदर क्या क्या, रिमोट सिस्टम के अंदर क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं पोर्ट वाइज आप स्कैन कर सकते हो। नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल्स भी कहा जा सकता है। इसका जो एक स्विच मैंने यूज़ किया SC, यह क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्री डिफाइंड कुछ कुछ स्क्रिप्ट रहते हैं nmap के थ्रू, वो रन करके देखती है, छोड़ दो तो रन करके देखता है कि उसके अंदर क्या क्या वनरेबिलिटी है और उसका वर्जन नंबर क्या है। जैसे हम लोग को पता है कि कोई वनरेबिलिटी मार्केट पे आती है तो CVE नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पर पता जाता है कि इस सॉफ्टवेयर का इस वर्जन में इस लेवल का और ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करता है। तो उसको जैसे ही मार्केट पे आता है तो कंपनी क्या करती है, उसको मॉडिफाई अपडेट करके उसको पैच कर देती है ताकि वो वनरेबिलिटी एग्जिस्ट ना करे। यदि कोई सिस्टम उसको पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है जिस पे वो वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, तो वो स्क्रिप्ट डिटेक्ट कर देता है कि उसका CVE नंबर क्या रहता है, आप उसके थ्रू क्या क्या एक्सप्लॉइट यूज़ कर सकते हो। और हमने एक तो यूज़ किया SB सिंपली क्या वर्जन डिटेक्शन है, जो सर्विस चल रहा है उसका क्या वर्जन है उसको आपको दिखा देगा। तो चलिए वापस nmap के थ्रू जाते हैं। nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कोई पोर्ट रेंज नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ पोर्ट रहते हैं, जैसे कि 80 आती है। आप सोच लेना कि वहाँ पर HTTP सर्वर चल रहा है, वाह हमेशा 80 में ही चलता है, वह 8080 में भी चलता है टॉमकैट कुछ, पर यहाँ पर 80 में चल रहा है। 22 पोर्ट नंबर में हमेशा ऐसा चलता है। आप चाहे तो उसको और कोई भी पोर्ट दे सकते हैं, जैसे पोर्ट 1 2 3,
पर nmap का फुल पोर्ट स्कैन में वो डिटेक्ट हो जाएगा हुआ। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स मैंने स्कैन किया तो उसमें इंफॉर्मेशन आ गया कि 22 नंबर में SSH चल रहा है। तो जिसको पता नहीं SSH क्या है, SSH कुछ नहीं है, एक सर्विस है जिसके थ्रू हम रिमोटली कुछ सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, बस हुआ। तो अपाची चल रहा है, उसका वर्जन नंबर मिल गया अपने को। उसके बाद पता चला कि वो जो साइट होस्ट है वो वर्डप्रेस के थ्रू होस्ट है, और उसमें एक तो इंटरेस्टिंगली रोबोट.टेक्स्ट है। तो जिसको पता नहीं रोबोट.टेक्स्ट क्या है, वो एक टेस्ट पैड देता है जो डिसअलाउ करता है कुछ कुछ फाइल जिसको इंटरनेट सर्च में अपेयर नहीं होना है हुआ। इन शॉर्ट इसके ऊपर भी आप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द रूल ऑफ रोबोट.टेक्स्ट फाइल। आपको वहीं पर भी वही बताया कि ये सर्च इंजन को इन सब फाइल को ढूंढने के लिए डिसअलाउ करता है, मतलब मना करता है कि ये सब फाइल सर्च इंजन में मत दिखाओ। तो चलिए पहले तो जाके देखते हैं कि वेबसाइट में है क्या सिस्टम, जो विक्टिम सिस्टम में क्या होस्ट किया गया है। तो ये वही वाउचर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 9 जुलाई को शुरू हो गया था ये कंपटीशन, एडमिन ने लिखा है। सो यहाँ पर एक तो इन्फॉर्मेशन हमको मिला हुआ है कि इसका जो यूज़र है उसका नाम है OSCP। ओके, यूज़र का नाम हमको पता चल चुका है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कोई कोशिश करके हमको क्या करना है, SSH में जो चल रहा है चीज़ उस पर एक्सेस करना है। तो यहाँ ब्रूट फोर्स में भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको पता है कि वर्डप्रेस पे चल रहा है, तो वर्डप्रेस के थ्रू हमको एक तो इसका एडमिन को ब्रूट फोर्स के थ्रू हैक करके रिवर्स सेल जनरेट कर दिया तो भी हम सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं। पर वो दोनों टाइम ब्रूट फोर्स है तो उसका कोई टाइम लाइन नहीं है भाई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तुम्हारा वो डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पावर के ऊपर। ओके, तो बेसिकली बचा गया सीक्रेट.टेक्स्ट। तो चलो देखते हैं सीक्रेट.टेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन अपने लिए है, क्योंकि जनरली ऐसा तो नाम नहीं रखता कोई सीक्रेट.टेक्स्ट। तो यहाँ पर कुछ एक तो अंडरस्टैंड का कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली देख के तो पता चल रहा है कुछ एनकोडेड हुआ है। तो बेसिकली जब भी CTF में मेरे को इस तरह का कुछ एनकोडिंग मिलता है तो मैं 5-6 एनकोडिंग पे रन करके देखता हूँ कि भाई एनकोडेड हुआ किस में है। तो बेसिकली स्टार्टिंग तो मैं 64 बेस से करता हूँ वाह, जो कि मैंने यहाँ पहले से एक बार कर के रखा हुआ है। कभी कभी आपको 60 बेस का एनकोडेड मिलता है, 58 का, कभी 50 का। तो उसी हिसाब से आप ऑनलाइन सर्च करिए किसके एनकोडेड है और उसको उसी बेस के हिसाब से डिकोड करना है। तो दो मोटा मोटी तो ये दिख रहा है कि सर भाई ने अपने को एक प्राइवेट की दे दिया। तो जनरली हम SSH को करके 2 टाइप से लॉगिन कर सकते हैं। एक, यदि हमको पासवर्ड पता है तो डायरेक्ट हम पब्लिक के थ्रू जाएंगे और वो हमको पासवर्ड पूछेगा, हम पासवर्ड मार देंगे। और यदि हमने प्राइवेट की सेव करके रखा हुआ है तो प्राइवेट की को जस्ट हमको उस IP एड्रेस के थ्रू पास कर देना है तो हम लॉगिन हो जाएंगे। उसमें हमको कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं पूछेगा। तो पहले तो हमको क्या करना है, तो फाइल बनाना है। ओके, तो और इसके अंदर हमको इसको पेस्ट कर देना है। ओ तेरी, ये तो वो एनकोडेड वाला आ गया, कोई बात नहीं, और एक बार करते हैं कॉपी पेस्ट। ओके, हाँ अभी आ गया एंड ऑफ ओपन SSH प्राइवेट की। तो आप इसको सेव कर दो। सेव करते ही आपको क्या है ना, इसको एक परमिशन देना है ताकि जब हम इस फाइल को वहाँ सेंड करें उस IP एड्रेस में, वहाँ पर रीड राइट हो सके। मोड 600, आप इसको 400 भी दे सकते हैं। 600 400 में कुछ नहीं है। 600 का मीनिंग है रीड राइट परमिशन दे रहे हैं, और 400 में क्या है, हम खाली उसको रीड का परमिशन दे रहे हैं। आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो SSH का लॉगिन करने का फॉर्मेट क्या है, SSH लिखेंगे, फिर iSwitch का इस्तेमाल करेंगे। iSwitch में क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, OSCP का जो है, हम लोग का फाइल का नाम क्या था, किए था ना, हाँ बस। और उसके बाद यूज़र का नाम क्या था, OSCP, जैसे कि हम लोग को वो वेब पेज में बताया था 38.192
डॉट वंस जैसे ही हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस सिस्टम में लॉगिन हो जाते हैं। तो सिस्टम में लॉगिन हो तो पहले ही चीज़ है कि आप कौन हो। जैसे कि हम लोगों ने OSCP के थ्रू लॉगिन किया था तो डेफिनेटली OSCP यूजर नेम के थ्रू लॉगिन किया तो हमारे पास हमको वो OSCP बताएगा। आईडी करते ही हमको पता चलेगा हमारे पास हम किस ग्रुप में हैं, हम किस किस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये ग्रुप आईडी में तो हम एग्जिस्ट करते हैं और कुछ कुछ CD-ROM को हम यूज़ कर सकते हैं, सूडो को यूज़ कर सकते हैं, DP को यूज़ कर सकते हैं, उस सब का प्रिविलेज हम लोग को दिया गया है। ओके, तो पहला चीज़ है और इस कंपटीशन का जो पहला पार्ट है वो हमने फिनिश कर दिया है। दूसरा पार्ट है अपने आप को रूट परमिशन के लायक बनाना, प्रिविलेज एस्केलेशन जिसको कहते हैं। तो आप ये लिनक्स मशीन है, तो लिनक्स मशीन में प्रिविलेज एस्केलेशन के बहुत सारे स्टेप है। यहाँ पर सबसे जो कारीगर है कि suid बिट को ढूंढना, suid के जो एप्लीकेशन है या फिर जो कमांड है, जो शेल्स है, उनको एक्सेस करना है और उसके थ्रू हमको रूट बनना है। रूट बनना है मीन्स रूट का परमिशन जितना पावर अपने पास आ जाना चाहिए। ओके, सो जिसको पता नहीं suid क्या है, लिनक्स में तो आपको पता है कि 4 ठो जनरली रहता है, रीड परमिशन, राइट परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन, और एक तो परमिशन रहता है इसको वो तो पता नहीं होता, वो suid परमिशन रहता है। suid परमिशन जो रहता है वो एक्चुअली बताता है कि रूट जो है सबसे मोस्ट पावरफुल जो प्रिविलेज है वो एक आपको पावर प्रोवाइड करता है कि आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। यदि उस एप्लीकेशन में suid रूट सेट नहीं करता तो आप उस एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। सो कभी कभी क्या होता है ना, गलती से रूट या फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उससे, और वो ऐसे एप्लीकेशन को रन करने का suid दे देता है जिसके थ्रू यूज़र क्या कर सकता है, रूट में एक्सेस कर सकता है। तो चलिए, तो हमको पहला चीज़ है ऐसे फाइल, ऐसे ऐप को हमको ढूंढना है। तो उसके लिए हम लोग को फाइंड कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत कमांड है। जैसे हम लोग कोई डायरेक्टरी सर्च करते हैं ना, जैसे सर्च बार में जाके, वैसे ही ये फाइंड कमांड सारे डायरेक्टरी में जाएगा, चेक करें कि रूट नाम का जो यूज़र है उसका क्या क्या फाइल है। जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़र का स्विच ऑन कर दिया, स्विच दे दिया रूट, उसके बाद उसका उस फाइल का क्या परमिशन रहेगा, उस फाइल का 4000 परमिशन रहेगा। जैसे 400 रहता है रीड के लिए, 600 रहता है रीड राइट के लिए, 4000 रहता है suid के लिए, जो परमिशन देता है रूट बाकी यूजर्स को, ताकि वो उस फाइल को एक्सेस करके एग्जीक्यूट एज ए रूट कर सकते हैं। ये याद रखिए, suid का मेन मीनिंग रहता है कि आप उसको रन करोगे एज बिहाफ ऑफ रूट, जिसके थ्रू मोस्ट हाई प्रिविलेज रहता है। तो यहाँ पर एक डैश लगेगा। तो exe जो रहता है स्विच, वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है कुछ कमांड रन करने के लिए। जैसे ls कमांड तो सबको पता होगा, ls से मांगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी आ जाता है, और ldb जो है आपका क्या करता है, -l का मतलब है लिस्ट के फॉर्मेट का आपको डिस्प्ले करना है। d और b का मतलब भी आप मेन पेज में ढूंढ सकते हैं। d का मतलब डायरेक्टरी है, b का मतलब प्रिंट इन सी फॉर्मेट, सी मतलब एस्केप कैरेक्टर जो है उनको कंसिडर ना करना। जैसे कोई जैसे डॉट डबल डॉट, वो सबको कंसिडर ना करना, क्योंकि वो जनरली एक लिंक रहता है। जब आप पढ़ेंगे लिनक्स क्या होता है, उसमें आपको पता चलेगा डबल डॉट जो रहता है वो आपका करंट डायरेक्टरी, प्रीवियस करंट डायरेक्टरी को रिकॉग्नाइज करता है, और सिंगल डॉट जो रहता है वो आपका करंट डायरेक्टरी को रिकॉग्नाइज करता है। तो उसको हमको कंसिडर नहीं करना, उसको हटाने के लिए हम लोग ने बी लगा दिया है। हुआ, तो अब हमने फ्रंट बैकस्लैश लगा के सेमीकोलन लग दिया। तो बैकस्लैश, सेमीकोलन और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये कमांड जो हम रन कर रहे हैं ls विद दिस स्विच, जो भी आउटपुट आएगा वो जो 2 ब्रैकेट है ना, उसको वहां पर सेट होगा, और जो सेमीकोलन दे रहे हैं उसके सामने जो बैकस्लैश दिए है उसका मतलब क्या है कि ये एस्केप कैरेक्टर है। हुआ, तो उसको लिखने के लिए हमको सामने ये यूज करना पड़ता है। जैसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं ना ब्रैकेट देने के लिए उसको बैकस्लैश का, तो वैसे यहाँ पर सेमीकोलन जो है एंड ऑफ द कमांड
को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बेस क्लास यूज़ करना पड़ता है। टू ग्रेटर देन का सिंबल का मतलब है यहाँ कोई मैथ का चीज़ नहीं है। जैसे कि हम लोग को इनपुट आउटपुट जो रहता है ऑपरेशन 3 टाइप का रहता है हर जगह। एक तो रहता है इनपुट जो कि डिनोट करता है 0, आउटपुट 1 और एरर आउटपुट के लिए 2। तो इस कमांड में जो भी एरर आएगा, एरर क्या आएगा, जैसे हमको पता है कि हम OSCP में है एज ए यूज़र, तो हम जब रूट के फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो पक्का वो हमको बोलेगा कि इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो सब फाइल ढूंढ रहे हैं जिसका परमिशन 4000 है। बाई चांस 3000 या फिर 6000 का कोई परमिशन आता है तो वहाँ पर एरर दिखाएगा। तो उस एरर को हम क्या करेंगे, एक तो फाइल में सेव कर देंगे क्योंकि वो एरर हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये कोड रन हो रहा है। तो बहुत सारा फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर देखिए रीड आर का मतलब देखिए यहाँ पर जो रहता है, जैसे आप देख सकते हैं डैश का मतलब यहाँ पर यदि डी रहा तो वो एक डायरेक्टरी है, कुछ नहीं तो वो एक फाइल है, एग्जीक्यूटिव फाइल है। ओके, सो यहाँ पर जो आर है, जैसे कि यहाँ पर जो SSH कीजिन है साइन है, तो उसको हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एस का मतलब है सूबिट। ओके, और ये जो सारे परमिशन है, पहला हाफ जो रहता है वो रूट यूजर का है। रूट के पास तो सब परमिशन रहता है, हम लोग के पास क्या है, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे एक्स है। तो हमको देखना है कि यहाँ पर कोई मिसकन्फिगरेशन हुआ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माउंट के थ्रू तो हम रूट को एक्सेस नहीं कर सकते। पिंग तो हम कोई IP एड्रेस लाइव है कि डेड है पता करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रुप पासवर्ड देखिए, यदि ग्रुप पासवर्ड भी हम यूज़ कर रहे हैं ना तो हमको OSCP का पासवर्ड, OSCP यूज़र का पासवर्ड मांगेगा। हमारे पास तो SSH की था, हमारे पास पासवर्ड तो नहीं था, तो GP पासवर्ड न्यूज ग्रुप ID पासवर्ड को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, आप जाके चेक कर सकते हैं पासवर्ड डायरेक्टरी में कि वहाँ पर क्या क्या रिसेंटली बाई चांस यदि एक अकाउंट क्रिएट हुआ होगा तो आप उसके थ्रू रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूज़र एक्सेस कर रहा है। सो यहाँ पर जो आपका है देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा एक बैश। देखिए यहाँ पर इसको मिसकैरेक्टराइजेशन कहते हैं। ये बैश जो है आपका रूट का है, पर इसको सू ID दिया गया है जिससे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इसको यदि आप नॉर्मली एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। यदि ID लिखेंगे तो आप HUAMI करेंगे तो आपको आप वही यूज़र है। यदि आप इसको एक P यूज़र ओके, आपको इस P का जो स्विच है इसको समझना पड़ेगा। P स्विच जनरली यह कहता है कि इसका जो मेन डायरेक्टरी है या फिर इसका जो मेन इसका जो ऑथर है उस पर रीसेट हो जाओ। तो यदि आपका इसका मेन पेज देखेंगे तो उस पर एक्सप्लेन किया गया एक तो सिक्योरिटी को जब आप इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ। पहले देख लेते हैं HUAMI में हम अभी रूट हैं तो इसके थ्रू हम रूट एक्सेस कर सकते हैं और रूट में छिपा फ्लैग को दे सकते हैं। तो ये फ्लैग रहा हमारा फ्लैग और इसको हम सबमिट कर सकते हैं और हम बन जाएंगे एक पार्टिसिपेंट इन द गिव अवे। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मैंने कहा था P स्विच ना, मैन डॉट बैश। ओके, बैश खुल गया। तो यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे P स्विच के बारे में तो आपको मिलेगा कि देखिए यहाँ पर P ऑप्शन इज नॉट सप्लाइड। सो यदि आपका किसी एप्लीकेशन में P ऑप्शन सप्लाई किया है स्पेसिफिकली इन द बैश शेल, जैसे आप P ऑप्शन को ऑन करके एंटर करते हैं, उसको जो ऑन करता है आप उसका प्राइवेट फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली ये कह रहा है इफ द सेल इज स्टार्टेड विद एन इफेक्टिव यूजर ID नॉट इक्वल टू द रियल यूजर ID एंड P इज नॉट सप्लाइड
ओके, ये नॉट सप्लाई के बाद इफ सप्लाई, तो आप वो यूज़र बन जाएंगे। एंड द इफेक्टिव यूज़र आईडी सेट टू द रियल यूज़र आईडी। सो रियल यूज़र यहाँ पर अपना क्या है, रूट है, और हम क्या है, OSCP है। तो PID क्या करता है, हमको स्विच करा देता है एज ए रियल यूज़र। सो ऐसे ही था इसका एक्सपर्ट। तो आप इसके थ्रू एक और भी कोशिश कर सकते हैं, कुछ कुछ एडवांस एक्सपर्ट हैं इसके। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही कुछ कुछ वीडियो मैं लाता रहूँगा जो जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ कुछ नया ढूंढता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा के लाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जो कमांड लिख रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए, और मैं क्या सोच रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो माइंडसेट आपको चाहिए। वो माइंडसेट नहीं हुआ तो आपको बहुत टाइम लगेगा एक बना वीडियो ढूंढने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।